नमस्कार। मध्य प्रदेश के सत्ता संगठन और प्रशासनिक गलियारों की छिपी छिपाई खबरों को लेकर एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हो चुका हूं और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सुनी सुनाई कॉलम के लेखक और अग्निबाण अखबार के संपादक श्री रविंद्र जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू। तो चलिए सर, आज का सफर शुरू करते हैं। पहली हेडलाइन आपने ली है, क्या स्पेशल डीजी पर कार्रवाई होगी? देखिए आशुतोष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। स्पेशल डीजी हैं 87 बैच के राजेंद्र मिश्रा जी, आर के मिश्रा, और उनका एक ड्राइवर था राणा, जो एक मूछें रखे हुआ था। आपने देखा होगा कि विंग कमांडर अभिनंदन की तरह उसको मूछें रखने का शौक था। पुलिस में ये अनुमान हमेशा मिलेगा आपको कि कई इस तरह की मूछें रखते हैं, वो बड़ी मूछें, और इसको गर्व का महसूस वैसे भी माना जाता है। राजेंद्र मिश्रा जी ने इसी आधार पर उस ड्राइवर को सस्पेंड किया। ये मामला जब मीडिया में तूल पकड़ने लगा तो गृह मंत्री जी ने परसों डीजीपी को तलब किया और कहा कि आप जो भी हो उसकी पूरी डिटेल लेकर आइए। और जब डीजीपी ने देखा कि राजेंद्र मिश्रा को तो निलंबन करने का अधिकार ही नहीं है, कायदे से पुलिस मुख्यालय में अलग अलग शाखाएं हैं और एमटी विभाग से उनको ड्राइवर दिए जाते हैं, और वो ड्राइवरों को आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है यदि उससे कोई दिक्कत है तो आप वापस कर दीजिए, उसकी शिकायत कर दीजिए। उसने गलत किया है तो उसको लिखित में दंड देने का अधिकार केवल कार्मिक विभाग को है, ना कि जिसको ड्राइवर दी गया उसको है। यो कॉर्पोरेटिव फ्रॉड के वो एडीजी हैं राजेंद्र मिश्रा जी, और उन्होंने उस ड्राइवर को केवल मूंछ के आधार पर निलंबित कर दिया। बाद में डीजीपी को पता चला, उन्होंने उसका बहाली आदेश टाइप कराया और वो आदेश लेकर स्वयं वो गृह मंत्री जी के बंगले पर पहुंचे। मेरा इस सुनी सुनाई के माध्यम से मैंने इस मुद्दे को उठाया है कि 87 बैच के जो आईपीएस हैं, जिनको लगभग 35 साल हो गए नौकरी में, क्या उन्हें ये नहीं पता, कानून की जानकारी नहीं है कि वो ड्राइवर को सस्पेंड करने का अधिकार उनको नहीं है? और यदि डीजीपी ने खुद इस बात को लिखा है, जो बहाली का आदेश है, पुलिस मुख्यालय ने लिखा है कि उनको ये अधिकार नहीं था, ये टेक्निकल रूप से गलत है, तो यदि डीजीपी ने गलती की है तो क्या उनको सजा नहीं मिलना चाहिए? उन्हें नोटिस नहीं होना चाहिए? उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? आईपीएस अधिकारी आखिर कार्रवाई से क्यों बचे जाते हैं? यही गलती यदि छोटा कोई अधिकारी करता तो उस पर नोटिस जारी हो जाता, उसको दंड दिया जाता, कोई ना कोई सजा दी जाती। लेकिन डीजीपी हैं इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने सुनी सुनाई के माध्यम से इस विषय को उठाया है कि यदि डीजीपी जो 35 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जिन्हें नियमों की, कानून की जानकारी है, यदि वो इस तरह का ऑर्डर कर रहे हैं और डीजीपी उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर एडीजी के खिलाफ, या सॉरी स्पेशल डीजी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा आपने उठाया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर न्याय की मांग है। अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण इशू आपने सर उठाया है। मध्य प्रदेश के विभाग के कारण एक बदनामी हो रही है, वो विभाग कौन सा सर? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पंचायत विभाग के कारण पिछले आप देखना 1 डेढ़ महीने से सरकार की फजीहत हो रही है। पंचायत विभाग ने एक अधिनियम जारी किया चुनाव कराने के लिए, तो जो अधिकारी हैं जिन्हें लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, यहाँ विधि विभाग बना हुआ है, वहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, विधि के जानकार बैठे हुए हैं। यदि आप अधिनियम बना रहे हैं तो आपने परिसीमन और रोटेशन को लेकर क्यों नहीं अपने मंत्रियों को बताया? क्यों नहीं मुख्यमंत्री को बताया? क्यों नहीं मुख्यमंत्री को यह बताया कि यदि हमने इस लेगुना को छोड़ दिया तो हमें कोर्ट से कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ सकता है? आपने देखा कि अधिनियम जारी हुआ, उस अधिनियम के आधार पर चुनाव की घोषणा कर दी गई, और जब ये मामला विवेक तनखा जी हाईकोर्ट ले गए तो हाईकोर्ट इसकी सुनवाई कर ही रहा था, तभी हाईकोर्ट का ध्यान चला गया 27% आरक्षण के मुद्दे पर। उन्होंने कहा नहीं, जैसा हमने महाराष्ट्र को लेकर आदेश दिया उसी का पालन करिए आप। ओबीसी का पूरा आरक्षण समाप्त कर दिया गया। तो ये जो पंचायत विभाग में अधिकारी काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों को ये देखना था कि जो आदेश, जो अध्यादेश उन्होंने निकाला है, जिनके आधार पर वो चुनाव कर रहे हैं, वो कोर्ट में भी कहीं ना कहीं वो खड़ा नहीं रहेगा, ये देखने का काम किसका था? और आप देखेंगे कि यदि सरकार ने विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर एक संकल्प पारित किया कि ठीक है हम आरक्षण के बाद चुनाव कराएंगे, चुनाव को कैंसिल किया, अधिनियम को वापस लिया, उसके बाद में आप देखेंगे आशुतोष जी एक बड़ी चौंकाने वाली घटना हुई, और वो ये हुई कि पंचायत विभाग ने एक आदेश निकाला कि जितने भी पुराने पूर्व सरपंच हैं उन्हें पूरे वित्तीय अधिकार दे दिए गए। 2 घंटे बाद सरकार को लगा कि यार इसमें भी अपने को कहीं कोर्ट कचहरी ना हो जाए, क्योंकि एक बार यदि आपने उनको हटा दिया है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फिर एक उस व्यक्ति को द्वारा कैसे हम अधिकार दे सकते हैं? 2 या 3 घंटे बाद वो आदेश को फिर वापस लेना पड़ा, फिर सरकार की फजीहत हुई। तो मैं ये देख रहा हूं लगातार कि पंचायत विभाग में बैठे हुए अधिकारी जिन्हें लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, उनके कार्यों के कारण से कहीं ना कहीं सरकार की फजीहत हो रही है, और सरकार की ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी कई मामलों में फजीहत देखने को मिल रही है। तो इनको देखना चाहिए अधिकारियों को, और अधिकारी जानकार होता है कानून का,
अधिकारी का यही काम होता है कि तो कुछ गलत हो रहा है तो वो संबंधित मंत्री को बताए, मुख्यमंत्री को बताए, या जो राजनीतिक लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलती पूरी अधिकारियों की है, ये विभाग की गलती है, जिसके कारण से पूरी सरकार की फजीहत हो रही है। बड़ा मुद्दा है सर। और आपने जैसे बताया कि जैसे आईपीएस पे कार्रवाई नहीं होती, उसी तरह आईएएस पे भी कोई कार्रवाई यहाँ होती दिखाई नहीं दे रही। निश्चित तौर पर ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। एक अगली हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। क्यों भाग रहे हैं रेत के ठेकेदार मध्य प्रदेश से? बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग सर। देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक संसाधनों से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत गंभीर मामला है। मामला यह है कि आशुतोष जी, लगभग 2.5 से 3 साल पहले 2023 तक के लिए खदानें नीलाम हुई थी। जो 400 करोड़ रुपए की खदानें जाया करती थी, वो उस समय, मुझे ऐसा मतलब पूरे एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, पर मोटे मोटे तौर पर मुझे बताया गया कि लगभग 3 गुना मतलब उसका रेवेन्यू बढ़ा और लगभग 1200 करोड़ रुपए की खदानें वो नीलाम की गई। और होशंगाबाद की खदान या दूसरी जितनी भी खदान है, होशंगाबाद की सबसे बड़ी खदान है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था, थोड़ा मंदी का माहौल था, तो जिन ठेकेदारों ने 3 गुना रेट पर खदानें ली हैं, उनको आर्थिक नुकसान होने लगा। तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार चाहते थे कि सरकार बैठकर इस समस्या का समाधान करे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि मंत्रालय में जो खनिज विभाग के प्रमुख सचिव हैं, वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो ना ठेकेदार की बात सुनने को तैयार हैं, ना इस मुद्दे को समझने को तैयार हैं। जब वो खुद ही नहीं समझ रहे हैं तो वो मंत्री को और मुख्यमंत्री को क्या समझा पाएंगे? और इसका असर ये हुआ कि आप देखें, पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 17 से 18 ठेकेदार जो है वो काम छोड़कर भाग चुके हैं। अच्छा, सरकार ने कहा चलो आप काम छोड़ के भागे, हम आपकी जमानत राशि वो कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। वो हाईकोर्ट से स्टे भी ले आए कि हमारे पास में जितना स्टॉक है उसे बेचने की अनुमति भी लेके आ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि यदि कोई ऐसी समस्या थी ठेकेदारों के साथ, तो सरकार को बैठ के उसको सॉल्व करना चाहिए था। अधिकारियों को बैठ के समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं ठेकेदार लोग, और इस समस्या का समाधान निकालते तो सरकार की राजस्व भी लगातार बनी रहती और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते। अब स्थिति ये हो गई है, ठेकेदार लगातार भाग रहे हैं, सरकार को पैसा नहीं मिल रहा है और उल्टे सरकार को कोर्ट कचहरी में वकील और खड़े करने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है खनिज विभाग को भी पूरा इस मामले में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ भी अधिकारी फजीयत करा रहे हैं सर सरकार की। मुझे तो ऐसा लगता है। और अगली महत्वपूर्ण हेडिंग है सर, धंधे के साथ राजनीति। हाँ, बड़ा रोचक मामला है ये। देखिए, मध्य प्रदेश के जो मालवा और निमाड़ क्षेत्र में जो युवा आदिवासी संगठन है, जय युवा आदिवासी संगठन, जिसे जयस के नाम से जानते हैं, वो बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। उस संगठन ने अभी तक सामाजिक स्तर पर काम किया, वहाँ पर अपनी साख बनाई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो संगठन, ये जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें राजनीतिक संगठन के रूप में वो सामने आएगा। तो अभी मुझे ये जानकारी मिली है कि वो, उसका जो मुख्यालय है वो इंदौर बनाना चाहते हैं और इंदौर में वो जयस कैफे, कॉफ़ी कैफे के नाम से वहाँ दुकानें शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और हम सब वहाँ कॉफ़ी पियेंगे या वहाँ बैठेंगे, अपनी बैठकें करेंगे, तो हमें बैठकर अपनी अपनी योजना बनाने का मौका भी मिलेगा। तो राजनीति भी वहाँ होगी और वहाँ बिजनेस भी होगा उनका। तो इस तरह का एक नई तरह की एक सोच है आदिवासी युवाओं की। सबसे बड़ी बात आशुतोष जी ये है कि देखिए, आदिवासी युवा भी कितने जागृत हो गए अपने अधिकारों को लेकर और अपने अपने भविष्य को लेकर। वो लोग वहाँ इंदौर में जितने लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर है या व्यवसाय कर रहे हैं आदिवासी युवा, चाहे वो धार के हों, अलीराजपुर के हों, झाबुआ के हों, खरगोन खंडवा के हों, वो लोग सब चाहते हैं कि ये आदिवासी युवा एकत्रित हों, एकजुट हों। और ये आपको बता दूं, ये सरकार के लिए भी बड़ा सिरदर्द का कारण भी बन रहा है। लेकिन एक नया सोच मैंने देखा कि वो जयस कॉफ़ी कैफ़े जो बना रहे हैं, वो एक नई तरह का बिल्कुल उनका विचार है कि वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी राजनीति, भविष्य की राजनीति भी वहीं बैठ के करेंगे। तो धंधे के साथ राजनीति भी शुरू करना चाहते हैं। एक नया, बिल्कुल नया कंसेप्ट मुझे दिखाई दिया। लेकिन धंधे में सिर्फ आदिवासी लोग ही चाय पियेंगे कि गैर आदिवासी भी पी सकते हैं? देखिए, वो तो अपना खोल के रखेंगे, कॉफ़ी उन्होंने खोल दिया है, लेकिन वहाँ पर एक अड्डा भी रहेगा उनका। आने मतलब रहेगा सभी के लिए, जैसी मुझे जानकारी मिली है। लेकिन वो इंदौर के कुछ ऐसे ठिकाने तलाश रहे हैं जहां लोगों का आना जाना आम मतलब आसानी हो और उनकी पार्किंग वगैरह की व्यवस्था भी मिल जाए। तो देखते हैं क्या होता है इसका। हाँ, मतलब शुरुआत है कि सोच है, ये सोच अच्छी है, धंधे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसलिए चाय सब कोई पी सकता है। चलिए सर, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली हेडिंग आपने अगली दी है, कैसे कैसे कुलपति। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लंबे समय से ये शिकायतें आ रही हैं कि जो कुलपति बनते हैं बड़ी जोड़ तोड़ के साथ बनते हैं और वो मतलब अब मैं यदि कहूँ
तो इसमें बहुत सारा पैसा चलने लगा है, बहुत सारी अनियमितताएं होने लगी हैं। अभी ऐसे ऐसे कुलपति भी आ गए हैं जिनकी थीसिस को लेकर ही शिकायत हो रही है। अब भोज विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं जयंत जी, उनकी शिकायत लंबे समय से हो रही थी कि उनकी जो थीसिस है वो गलत है, उन्होंने नकल करके बनाई है। उस शिकायत को दबाने के लिए काफ़ी पैसे दिए जाते रहे लंबे समय तक। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि नहीं, लंबी शिकायत है, उसकी जांच करना चाहिए। तो चित्रकूट विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको उसका हेड बनाया, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, वो उसकी जांच कर रही है। तो आशुतोष जी, मुझे तो चाहे उसको आप मजाक समझ लें या मेरी चिंता समझ लें कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गंदगी है इसे दूर करने के लिए भी ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं बनाना चाहिए, जो इन शिक्षा के क्षेत्र में जो माफिया पनप रहा है इन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करे, उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करे। क्योंकि कुलपति की थीसिस को लेकर यदि कमेटी बनी है और उसको अभी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, हमारे भोज विश्वविद्यालय के कुलपति पर भी अब मतलब एक तलवार तो लटक ही गई है उनके ऊपर। तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे लोगों को जो नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति के पहले ही उनका यदि पूरा जांच हो जाती और पूरा उनका जो कहते हैं ना एक प्रमाण पत्र, उनका चरित्र प्रमाण पत्र यदि सामने आता उसके बाद ही नियुक्ति करते तो ठीक रहता। लेकिन नियुक्ति करते समय अब सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। सर, ये समझने लायक बात है कि भोज विश्वविद्यालय खास तौर पर लगातार इनके कुलपति पे कुछ न कुछ प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं, विवादों में रहते ही हैं। तो क्या इससे एक यूनिवर्सिटी का नाम भी बहुत इसमें प्रभावित होता है? देखिए, मैं तो लंबे समय से देख रहा हूँ, 7-8 साल से तो लगातार मैं खबरों में देख रहा हूँ। भोज विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है और इस मामले में राजभवन को भी ध्यान देना चाहिए। राजभवन को सीधा इंटरफेरेंस करना चाहिए और यदि राजभवन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ये दोस्त, कहीं ना कहीं इसके जो चीटे हैं वो भवन पर भी पड़ते हैं। तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय से भी निवेदन करूंगा कि जो भी विश्वविद्यालय जो उनके अधीन आते हैं वहां पर जो कुछ ये जो परिसर के अंदर जो शिक्षा माफिया कर रहा है या कुलपतियों की जो शिकायतें हैं उसे गंभीरता से लें और ऐसे व्यक्ति को कुलपति बनाएं जिनका जो चरित्र है, जिनका जो कैरियर है वो बेदाग होना चाहिए। बिल्कुल बेदाग होना चाहिए। अगली और महत्वपूर्ण हेडिंग है सर, उसमें सीधे आपने आरोप लगाए, मंत्री के ओएसडी पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, ये आपने हेडिंग दी है सर। हाँ बिल्कुल, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके ओएसडी हैं जो इसी भोज विश्वविद्यालय में कभी लेखापाल रहे हैं प्रभारी, और उनकी शायद उसी योग्यता के कारण उनको ओएसडी बनाया गया है। आप देखिए कि वहाँ पर कुछ जो सेंटर थे विश्वविद्यालय के, वहाँ कुछ भुगतान करना था, लगभग 2 फाइलों में 1 करोड़ रुपए का भुगतान, वो भुगतान कर दिया गया। और कर देने के बाद में इन महाशय ने उसमें से 2-3 जो नोटशीट थी उन नोटशीट को गायब करके पुनः भुगतान करने की फाइल चला दी वहां पर। ये कितना मतलब आश्चर्यजनक चीजें हैं। और फाइल की मूवमेंट भी हो गई, वो चल भी गई और पेमेंट की स्थिति पे आया तो अचानक वो पकड़ में आया। फिर बाद में पता चला कि इस फाइल से कुछ नोटशीटें गायब की गई थी और ये भी तय होगा कि जो माननीय ओएसडी बने हैं ये सारा कारनामा उनका है। तो विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार है उन्होंने बाकायदा नोटिस जारी किया है उनको कि वो 7 दिन के अंदर बताएं, अपना जवाब दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आशुतोष जी, मेरा ये कहना है कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे शिवराज जी का दूसरा कार्यकाल हो, पहला हो या तीसरा हो, उस समय मंत्री के स्टाफ में जो रखे जाते थे उनका पूरा की पूरा जांच पड़ताल होती थी, उनके ऊपर कोई आरोप तो नहीं है, उनका अतीत कैसा रहा है। लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि योग्यता ही ये हो गई है कि आपको भ्रष्टाचार के कितने तरीके आते हैं और वही लोग मंत्री के स्टाफ में पहुंच रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी चिंताजनक बात है और उच्च शिक्षा मंत्री की जानकारी में जब ये बात आ गई है तो उन्हें अपने स्टाफ से कम इन्हें अलग करना चाहिए। आपने उनका नाम भी मेंशन किया अपने कॉलम में जी, ओएसडी का। जी जी, आप लेना चाहेंगे उनका नाम? नहीं क्या दिक्कत है। सनत कुमार पांडे आपने? हाँ, उनका वो तो मेरे पास उसकी नोटिस की कॉपी भी है, उन्हें जो सोकाज नोटिस जारी हुआ उसकी कॉपी है मेरे पास। सनत कुमार पांडे उनका नाम है और बाकायदा उन्होंने सर ने अपने कॉलम में भी इनका नाम जो उल्लेख किया है, बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। चलिए, जिसके प्रमाण होते हैं मैं नाम लिखता हूँ, डंके की चोट पर लिखता हूँ। जी बिल्कुल। और अंत में आपने सर कांग्रेस पार्टी पे यहाँ पर कहीं ना कहीं पे तंज कसा है कि वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक आए हैं सचिन बिरला, उनके विधायक क्यों खत्म नहीं करवा पा रहे हैं? देखिए, इसमें मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर ही उंगली उठाना चाहूँगा। जो बिरला हैं, सचिन बिरला, वो पिछले उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। इसके सारे वीडियो हमारे पास हैं, पूरे मीडिया में चल रहे थे। शिवराज जी ने उन्हें अपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही कहना चाहिए कि सचिन आप इस्तीफा दीजिए, बाकी लोग भी आए थे उनकी तरह आप दीजिए और उपचुनाव लड़िए, पराजित क्या जाइए। लेकिन इस समय देखिए कि पहले विधायक हैं जो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन दल बदल कानून का जो वो है उस दायरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने इस संबंध में उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर को पत्र दिया, लेकिन उस पत्र में कोई टेक्निकल ऐसी खामी रह गई जिसके कारण स्पीकर ने उसको रद्द कर दिया। अब कांग्रेस परेशान है कि क्या करे। तो अभी मेरी जानकारी ये है कि अभी दिल्ली में एक बैठक हुई है विवेक तनखा जी के यहाँ, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ विधायक भी गए हैं, और वहाँ बैठकर एक नई याचिका तैयार हो रही है जो स्पीकर के यहाँ लगाई जाएगी, और उस याचिका को पीसी शर्मा जो वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के, उनके द्वारा लगवाने की तैयारी है कि पीसी शर्मा की ओर से इस बार याचिका लगाई जाएगी और स्पीकर से निवेदन किया जाएगा कि सचिन बिरला की सदस्यता समाप्त की जाए। लेकिन आशुतोष जी, आप बताइए, नैतिकता भी कोई चीज़ है राजनीति में? यदि सचिन बिरला ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने दल बदल कर लिया है, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी उनको आखिर क्यों इस तरह का एक कानूनी पछड़ में फंसाकर उनको ये सब कुछ टालना चाहती है? तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, कांग्रेस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, पर भारतीय जनता पार्टी को भी नैतिकता के आधार पर सचिन जी को इस्तीफा दिलाकर उनको उपचुनाव की तैयारी कराना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सर, पिछले दिनों सुनी सुनाई के एपिसोड में आपने एक महत्वपूर्ण जो है भविष्यवाणी की थी, या कहा जाए कि आपने सटीक जानकारी दी थी कि झाबुआ जिलाध्यक्ष महेश पटेल को हटाया जा सकता है, और वो आपने जो कहीं ना कहीं जो जानकारी दी थी वो सही भी साबित हुई है। देखिए आशुतोष जी, मैंने ये लिखा था कि कमलनाथ जी जैसे ही लौटेंगे और उसके बाद उनको नोटिस जारी होगा, और दो लोगों ने कांतिलाल भूरिया के खिलाफ मोर्चा खोला था, महेश पटेल ने और उनके जो भाई है विधायक, उन दोनों ने खोला था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि विधायक को बचाया जाएगा और जिलाध्यक्ष को बलि का बकरा बनाया जाएगा, और वही हुआ। कमलनाथ जी ने फ़ोन किया महेश पटेल को और कहा कि आप इस्तीफा भेज रहे हैं कि हम यहाँ से बर्खास्तगी का नोटिस भेजें। महेश पटेल ने इस्तीफा भेजा, जिसे मंजूर कर लिया गया है, और अब महेश पटेल वहाँ नहीं है, नए अध्यक्ष की तलाश वहाँ हो रही है। एक जानकारी और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले दिनों कुछ बड़े अखबारों ने ये खबर छापी थी कि कांग्रेस संगठन में संगठन महामंत्री का पद बनाया जा रहा है, जो एक आदिवासी जो विधायक हैं बाला बच्चन, उनको दिया जाएगा। मेरी जानकारी ये है कि इस तरह की कोई चर्चा कांग्रेस में नहीं है, और कांग्रेस अभी फिलहाल संगठन में कोई फेरबदल नहीं करने जा रही है। तीसरी एक और चीज़ मैंने अपने पिछले कॉलम में कहा था कि मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है जो लंबे समय तक इंदौर में रहे, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, वो उनको यहाँ तकनीकी विभाग में प्रमुख सचिव बनाया था। मैंने अपने कॉलम में लिखा था आशुतोष जी कि इस विभाग में जो मंत्री हैं उनकी आईएएस अधिकारियों से पटरी कम बैठती है, और राघवेंद्र सिंह जी जैसे तेज तर्रार अधिकारी उनकी शायद नहीं बैठेगी और टकराव होगा। मैंने क्लियर लिखा था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे कॉलम में छपने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी और लोगों की नज़र उस पर गई, और राघवेंद्र सिंह जी को उस विभाग से मात्र 10 से 15 दिन में ही हटाकर और मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग में प्रमुख सचिव और आयुक्त बना दिया गया है। मतलब कई चीज़ें ऐसी रहती हैं मेरे कॉलम में, लगता है कि बिल्कुल सटीक निशाने पे बैठती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं बिल्कुल सटीक निशाने पे बैठी हैं। लगता है कि ऐसे रहते तो प्रमाण ही सामने आ गया है, और मुझे लगता है कि इन प्रमाणों के साथ ही आपको कहीं ना कहीं सुनी सुनाई का ये तमाम जो एपिसोड है पसंद आ रहे होंगे। आपके कमेंट्स हमें लगातार मिल रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम में और क्या कुछ देखना चाहते हैं और क्या कुछ जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर भी कीजिएगा, और अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए कि आने वाले दिनों में हम और इसे क्या बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे और रविंद्र जैन जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।